मयंक, मैं कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हूँ, तो सोच रही हूँ कि एफडी करूँ या फिर प्रॉपर्टी या गोल्ड में इन्वेस्ट कर लूँ। यार ये सब तो मतलब बहुत ट्रेडिशनल तरीके हो गए। अब तो ये एसआईपी, स्टॉक्स और इस तरह की चीज़ें, कई सारे ऐप्स आ गए। हाँ, ये है कि थोड़ा इसमें रिस्क है, बट रिटर्न भी आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। और ये सब तो घर से भी कर सकते हैं यार। जैसे ये देखो, ये तो फ़ोन पे आप ऐसे कर सकती हैं इससे, ये ऐप्स हैं। रिस्क है बट हाँ, रिटर्न तो अच्छा मिल सकता है। यस। ये लोग उसी मिडिल क्लास का हिस्सा हैं जो पर्सनल फाइनेंस की डेफिनेशन और भारत के शेयर मार्केट को रीशेप कर रहे हैं। पिछले 5 साल में छोटे इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट्स का नंबर 4.1 करोड़ से बढ़कर 2025 में 19.2 करोड़ हो गया है। डीमैट अकाउंट्स यानी वो स्पेस जहां शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं। अनुमान है कि इनमें 75% रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, बाकी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। छोटे इन्वेस्टर्स के शेयर बाजार में उतरने से कैसे बदलाव आ रहे हैं, इसमें क्या जोखिम है और क्यों ये कई लोगों का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनकर उभरा है, ये समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी इस हफ्ते की कवर स्टोरी के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभरी है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर में इसका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 74.4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो 2021 में 25.5 लाख करोड़ था। रिटेल इन्वेस्टर्स का हिस्सा 20% से बढ़कर 28% हुआ। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर ये 63% है। पहले इंडियंस एफडी, गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने को सेफ मानते थे, लेकिन अब डिजिटल रीच, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर फाइनेंशियल नॉलेज ने नया रास्ता दिखाया है। नतीजा ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी में घरेलू सेविंग 18.5% रह गई, जो 2021 में 22.7% थी। ये पैसा शेयर मार्केट में गया। अब टीचर्स, छोटे बिजनेसमैन और सैलरी पाने वाले लोग इन्वेस्टर्स बन गए हैं। इस चेंज का एक और एलिमेंट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP, जिसने इन्वेस्टमेंट को आसान बनाया। इसके जरिए मंथली कंट्रीब्यूट करके आप लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। लोग अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद मैंने देखा कि बाजार मंदी की चपेट में आ गया था। मुझे एहसास हुआ कि यह मौका है। मैंने नियमित रूप से आर्थिक अखबार पढ़ने शुरू किए, वार्षिक रिपोर्टों में झांका, कंपनियों की ऑनलाइन खबरें देखीं और आंकड़ों के आधार पर अपने फैसले पर अमल करने लगा। मुझे अपने एनालिसिस पर भरोसा जम गया है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में पर मंथ SIP इन्वेस्टमेंट 27,269 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा, जो 2019 में 8,055 करोड़ रुपए तक था। देश में 9.2 करोड़ SIP अकाउंट्स हैं, जिनमें 8.64 करोड़ में रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है, जो कुल म्यूचुअल फंड फोलियो का 38% है। रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट के कैश सेगमेंट में 50% डील्स और FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में 44% हिस्सा रखते हैं, जो 2019 में 20% था। मिडिल क्लास अब पैसिव नहीं, वो स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी और कीमतों को एक्टिवली तय कर रहा है। SIP में वृद्धि, व्यापक भागीदारी और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII आउटफ्लो का मुकाबला करने की क्षमता के साथ मिडिल क्लास वास्तव में दलाल स्ट्रीट को गति देने वाले बुल बन गए हैं। नए इन्वेस्टर्स की औसत उम्र 28 साल है। 24% महिलाएं हैं, जो 2019 में 16% थी। ये सिर्फ दिल्ली मुंबई की कहानी नहीं है। सूरत, कोयंबटूर, इंदौर जैसी टियर 2 सिटीज में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 25 में उत्तर प्रदेश में डीमैट अकाउंट्स 65% और बिहार में 70% बढ़े, जो 40% के नेशनल एवरेज से ज्यादा है। नए डीमैट अकाउंट्स में टियर 2 और टियर 3 सिटीज का शेयर 55% है। दशकों से FPI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मार्केट का मूड सेट करते थे। 2024 में FPI इन्वेस्टमेंट 1.71 लाख करोड़ से गिरकर 427 करोड़ रुपए रहा। फिर भी निफ्टी 50 इंडेक्स 8.8% बढ़कर 26,200 और सेंसेक्स 80,000 के पार पहुंचा। 2025 में FPI ने जनवरी में इंडियन स्टॉक से 78,000 करोड़ रुपए निकाले, जो सालों में सबसे बड़ी मासिक निकासी थी। ऋण बाजार से 18,000 करोड़ की निकासी हुई, जो मई 2020 के बाद सबसे बड़ी थी। गर्मी तक कुल निकासी 97,000 करोड़ को पार कर गई। इस सब के बावजूद भारतीय मार्केट नहीं टूटा। क्यों? भारत अब कैपिटल का नेट एक्सपोर्टर है। इस सदी में देश के बाजारों में कुल FPI से ज्यादा हमने सोना खरीदा है। FPI इन्वेस्टमेंट पर निर्भरता काफी कम हो गई है।
फाइनेंशियल ईयर 2019 से 25 में रिटेल और म्यूचुअल फंड्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन में हिस्सा 15.8% से 19.9% जा पहुंचा, जबकि एफपीआई का 21% से 17.5% हुआ, यानी सीधे तौर पर डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वैसे तो स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग की प्रोसेस को सरल और लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए प्रयास होते रहे हैं, जैसे डिजिटलाइजेशन, ई-केवाईसी वगैरह, लेकिन स्मार्टफोन और इंटरनेट ने इसे घरों तक पहुंचा दिया। ज़ीरोधा, अपर स्टॉक्स और ग्रो जैसे ऐप्स पॉपुलर हुए। मार्च 2025 तक इनके 3.2 करोड़ क्लाइंट्स थे, जो रिटेल ब्रोकिंग मार्केट का 75% है। जीरो ब्रोकरेज, सरल डिजाइन और ऑनबोर्डिंग के साथ इन प्लेटफॉर्म्स ने आम आदमी के लिए शेयर्स में खरीद फरोख्त करना, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट या कुछ टैप के साथ आईपीओ में अप्लाई करना संभव बना दिया है। सेबी के एजुकेशनल कैंपेन, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी सीडीएसएल के माई फर्स्ट आईपीओ और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल के मार्केट का एकलव्य जैसे कैंपेन की रीच करोड़ों इन्वेस्टर्स तक रही है। बैंकों ने मोबाइल इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी के डेटा के मुताबिक 2020 से 24 में मोबाइल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में 4.7 गुना ग्रोथ हुई है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट नियो, एचडीएफसी स्काई, एसबीआई सिक्योरिटीज ने 35 साल से कम उम्र के 1.8 करोड़ लोगों को जोड़ा है। ऐप्स के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर्स ने भी कमाल दिखाया और लाखों लोगों को सिखाया कि कैसे घर बैठे खुद से इन्वेस्ट किया जा सकता है। 2020 से 2023 के बीच में जोमैटो, पेटीएम जैसे हाई प्रोफाइल आईपीओ ने नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया, लेकिन रिस्क भी साथ आए। जोमैटो का शेयर 2021 में 50% उछला, पर साल भर में आधा गिर गया। पेटीएम और पॉलिसी बाजार में भी लिस्टिंग के बाद उतार चढ़ाव दिखा और कई छोटे इन्वेस्टर्स को घाटा सहना पड़ा। हाल ही मुझे कुछ नुकसान हुआ है, ऐसा होता है, मैं उन्हें काम की लागत मानता हूँ। जब तक मेरा जोखिम मैनेज्ड है, मैं अस्थायी झटकों के साथ जी सकता हूँ। सेबी के मुताबिक 2022 से 24 में 1.13 करोड़ ट्रेडर्स ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग यानी एफएनओ में 1.81 लाख करोड़ रुपए गंवाए हैं। अगर इन्वेस्टर्स अति उत्साह पर लगाम नहीं लगा सकते तो कितना ही साइज हो जाए, उनको नुकसान होगा ही होगा। इधर आरबीआई को एक खतरा नजर आया। जनवरी 2024 में क्रेडिट कार्ड बकाया 2.6 लाख करोड़ रुपए हुआ, जो 31.3% की सालाना ग्रोथ थी, जिससे यह आशंका बढ़ गई कि लोग कर्ज उठाकर शेयर्स पर दांव खेल रहे हैं। दूसरे शब्दों में, बाजार में तेजी का एक कारण कर्ज था। इस दौरान एफडी से पैसा शेयर मार्केट में जाने से बैंकों की कैश की स्थिति भी खराब हो गई और उनकी लोन देने की ताकत कम हो गई। इसलिए सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज इस पर सख्त नजर रख रही हैं। सेबी ने एफएनओ में रिस्क वार्निंग अनिवार्य की। 2024 के बजट में डेट म्यूचुअल फंड का इंडेक्सेशन खत्म हुआ। एफएनओ ट्रेड पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ा और कैपिटल गेन रूल्स सख्त हुए। फरवरी 2025 तक क्रेडिट कार्ड बकाया ग्रोथ 11.2% हुई। सेबी ने इंट्राडे ट्रेडिंग और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पर सख्ती की। हालांकि अब मिडिल क्लास का इन्वेस्टमेंट भी मैच्योर हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में जीडीपी 6.3 से 6.8% बढ़ने की उम्मीद है। सरकार को मिडिल क्लास को डेवलपमेंट की नींव मान लेना चाहिए। दोनों में क्या ज्यादा सही है, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे एफडी, प्रॉपर्टी और गोल्ड, या फिर ज्यादा रिटर्न्स और थोड़े जोखिम के साथ ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स? हमें अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।